आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके क्या-क्या कंक्लूजन निकले और क्योंकि इन्होंने ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए हम मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दैट हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगोर जे मेंडल। एक्चुअली ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने काम किया 7 साल तक पाइसम सैटाइवम पे, जो गार्डन पी होती है ना मटर, उस पे इन्होंने काम किया और 7 साल काम करने के बाद इनका काम पब्लिश हुआ 1865 में। अभी हम देखेंगे इन्होंने क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके क्या-क्या कंक्लूजन निकले और इनके जो एक्सपेरिमेंट का सक्सेस है, उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया। लार्ज सैम्पलिंग साइज मतलब इन्होंने 1-2 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं छोड़ दिया। इन्होंने 700, 800, 1000 प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। इतना बड़ा इनका सैम्पलिंग साइज था, ताकि ये ना हो कि जो भी रिजल्ट आया है वो बाय चांस आ गया हो। नहीं, बाय चांस वाला सीन होता तो इतने सारे जो नंबर ऑफ प्लांट्स लिए इन्होंने, इतने सारे जो नंबर ऑफ सैंपल्स लिए इन्होंने, उसमें फिर अलग-अलग आने थे रिजल्ट, लेकिन इन सब में सेम रिजल्ट आए। तो इन्होंने लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया, उससे ये कंक्लूड हुआ कि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उसका एक वैलिड रीज़न है। और दूसरा ये, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने अपने पूरा इनका जो रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, उसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स लगाए। स्टैटिस्टिक्स लगा के उसका उन्होंने मीन वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट किया। तो अल्टीमेटली इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज़ किए और उस लॉजिक को यूज़ करके, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके इन्होंने फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाला। अब देखते हैं कि इन्होंने काम क्या-क्या किया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? हमें पता है कि जब हम किसी 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइज़ करना। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स में हमें ध्यान क्या-क्या देना है? देखो, हम एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के पहले। सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट्स में हमें देखना है कि इन्होंने पेरेंट्स कैसे लिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इन्होंने हाइब्रिडाइज किया। बेसिकली यहाँ पर हाइब्रिडाइज का करना मतलब समझो इन्होंने करवाई क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो मेल और फीमेल के बीच में कराएंगे। अब ये मेल फीमेल क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। वो एक्ट करते हैं एज पेरेंट्स। तो इन्होंने पेरेंट्स कौन से लिए, हमें वो देखना है। इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच कराई, हमें वो देखना है। इनका रिजल्ट क्या आया और उससे हमें क्या कंक्लूड करना है, ये 4 चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले इनमें से इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने ट्रू ब्रीडर्स लिए थे। ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं? जब हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंसिडर करते हैं। ट्रेट क्या होता है? देखो, हम देखते हैं कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर के मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं। कैरेक्टर जैसे समझो, जैसे हमारी आंखों का कलर, हमारी जो आई कलर है वो हो जाएगा कैरेक्टर। अब वो आई कलर ब्लू है या ब्लैक है या ब्राउन है, ये हो जाएंगे उसके ट्रेट। एक और एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी भी हाइट की, किसी की भी हाइट की, प्लांट की हाइट ले लो या आप अपनी खुद की हाइट ले लो, तो हाइट हो जाएगा कैरेक्टर, और हाइट में टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, इंटरमीडिएट होगा, ये हो जाता है उसका ट्रेट। तो कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। अब हर एक ट्रेट के लिए कोई एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लेते हैं हमारी लंबी हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टी। तो इन्होंने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, इन्होंने ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। सेम टाइप का जीनोटाइप इन्होंने लिया। देखो, अभी हो सकता है कि आपको जीनोटाइप, जीन्स ये सब समझ में ना आए। अभी बस इसको देख के रखो, ये जब आप रिवाइज करोगे तब आपको पढ़ने में ईजी होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर डाल लेना। हम यहाँ पर जितना भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कंटेंट, उतना ज़्यादा कंटेंट आपको ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। यहाँ पर जो मैंने, आप देखना जितने पेजेस मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, और उसमें जो जो कंटेंट डाला है उतना पढ़ने से आपका हो जाएगा। तो इन्होंने पेरेंट्स में लिए वो ट्रू ब्रीडर्स जो एक ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। अभी जब हम इनके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। और इन्होंने ये पेरेंट्स बनाए कैसे? इन्होंने कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराई, और इस कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इन्हें होमोजाइगस जीनोटाइप मिल गया, जिसकी वजह से ये ट्रू ब्रीडर्स को हासिल कर पाए और उसको यूज किए एज पेरेंट्स अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में।
अब चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो उसके पहले देखो, डोमिनेंट। डोमिनेंट अगर हम बोल रहे हैं, डोमिनेंट मतलब क्या होता है? वो जो अपना दबदबा बनाए, जो डोमिनेट करे। और जो डोमिनेट हो रहा है वो होता है रिसेसिव। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट में आते हैं दो टाइप्स, एक आता है प्योर, एक आता है इम्प्योर। प्योर मतलब होमोजाइगस, होमो मतलब सेम। तो यहाँ पर जैसे प्योर में आ जाएंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये अलग अलग जीन का है जीनोटाइप। ये सब क्या है? अलग अलग जीन के जीनोटाइप है। और जीनोटाइप के बेसिस पर हम बोलते हैं कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है या हाइब्रिड है, ये कैसा है। तो जब भी हम डोमिनेंट की बात करते हैं हमारे पास दो केसेस आते हैं। जैसे एक आता है प्योर और एक आता है इम्प्योर। प्योर में हम लेते हैं होमोजाइगस को, होमोजाइगस जिसमें दोनों सेम हो और डोमिनेंट हो। इम्प्योर में आ जाएंगे कि एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, मतलब ये वाला तो डोमिनेंट है लेकिन ये वाला नहीं है। सिमिलरली ऐसे देखो, ये कैपिटल बी डोमिनेंट है, बी वाला रिसेसिव है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड। हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जैसे होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। और हाइब्रिड मतलब हम किसी दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, इनको मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इम्प्योर फॉर्म को हाइब्रिड भी बोलते हैं। हम इम्प्योर को एज पेरेंट्स यूज नहीं करते। हम किसको लेंगे? जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसको लेंगे। अब बात करते हैं रिसेसिव की। रिसेसिव का कंडीशन तभी आएगा जब वो होमो फॉर्म में होगा, मतलब सेम फॉर्म में होगा। सेम है तो उसको हम बोलेंगे प्योर फॉर्म। जैसे अगर स्मॉल ए है, स्मॉल टी है, स्मॉल बी है, तो ही हम उसे कहेंगे रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होगा और डोमिनेंट में हमें दो टाइप दिखेंगे, या तो वो होमोजाइगस होगा या फिर वो हेट्रोजाइगस होगा। तो मेंडल ने पेरेंट्स के तौर पे किसको सिलेक्ट किए? एक इन्होंने सिलेक्ट किया होमोजाइगस डोमिनेंट को और एक इन्होंने सिलेक्ट किया होमोजाइगस रिसेसिव को। अब देखो आगे, मेंडल ने क्या किया? इन्होंने मटर का जो प्लांट है वो लिया और उसमें इन्होंने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया, सॉरी 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया। यहाँ पे उन्होंने देखा हर कैरेक्टर के दो ट्रेड्स उनको मिल रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक अगर लंबा है तो एक एकदम छोटा है, एक अगर वायलेट है तो दूसरा एकदम वाइट है, एक अगर येलो है तो दूसरा ग्रीन है, एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड है। इसके अलावा इनको कुछ भी अलग ट्रेट देखने को नहीं मिला। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें मैंने आई कलर को स्टडी किया और मुझे आई कलर में सिर्फ ब्लू मिला और ब्लैक मिला, तो मैं कहूंगी ये दोनों हो गए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अगर मुझे यहाँ पर ब्राउन मिला होता तो मैं इसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं बोलती, बट क्योंकि यहाँ पर मुझे हर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ब्लैक और ब्लू ही देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इसे बोलूंगी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। वैसे इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर लिए? इन्होंने सबसे पहले लिया स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में इन्हें जो दो ट्रेट मिले देखने को, वो हो गया टॉल और हो गया ड्वार्फ। फिर इन्होंने लिया फ्लावर का कलर। फ्लावर के कलर में इनको एक वायलेट मिला और एक इनको व्हाइट मिला। इसके अलावा इनको और कोई कलर देखने को नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। फिर इन्होंने पॉड का शेप लिया। पॉड का शेप क्या आया? या तो वो इस तरीके से फुल होगा या फिर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। फिर पॉड का कलर लिया। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब देखो यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है। फिर यहाँ पर देखो पॉड कलर, पॉड कलर में या तो ग्रीन होगा या तो वो येलो होगा। यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा पेल हो गया है वो। फिर फ्लावर की पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पर है। स्टेम की हाइट, टॉल और ड्वार्फ। देखो टॉल में ये इतना लंबा है और ये ड्वार्फ है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें इनको टॉल और ड्वार्फ इन दोनों हाइट के अलावा और कोई तीसरा हाइट यहाँ पर नहीं मिला। या तो इन्हें ये वाली हाइट मिली या तो इनको ये वाली हाइट मिली, इसीलिए इनको बोला गया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो कैरेक्टर इन्होंने कितने लिए? 7। और हर कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स थे इनके पास? 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेट्स कितने हो गए? 14 ट्रेट्स। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स। अब हम इन्हीं ट्रेट्स में से किसी किसी को सिलेक्ट करके इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो टाइप के क्रॉस परफॉर्म किए। एक इन्होंने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक क्या डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। जैसे स्टेम की हाइट कितनी है, या तो हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उसे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है।
या फिर हम बात कर रहे हैं अगर पॉड के शेप की, अगर हम सिर्फ पॉड शेप को कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। अगर हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब क्या, वन, और हाइब्रिड मतलब एक ही को हम हाइब्रिडाइज करके मिक्स करके स्टडी कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड में देखो, डाई का मतलब होता है टू। तो जब भी हम किसी टू कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जैसे हमने स्टेम की हाइट ले ली और हमने सपोज पॉड का शेप ले लिया, जब हम इन दोनों ट्रेट को साथ में स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये दोनों क्रॉसेस परफॉर्म किए। तो उन्होंने जो पहला वाला क्रॉस परफॉर्म किया, जिसमें जिसमें इन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, वहां से इन्होंने दो लॉ निकाले। इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन में दो लॉ निकाले, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे इनका, उसके बाद ये दो लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद उससे कंक्लूड किया हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, मेंडलियन लॉस के अलावा भी कुछ चीजें देखने को मिली, मेंडल को देखने को नहीं मिली, किसी और को देखने को मिली, लेकिन हमें तो पढ़ना होगा ना वो भी। तो उसे बोलते हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडलियन लॉज, कि मेंडल ने जो भी कैरेक्टर चूज किए थे उन्होंने उसमें ये तीन लॉ अप्लाई किए और उनके सारे एक्सपेरिमेंट का रीजन उनको पता चल गया कि ठीक है, ये तीन लॉ लगाने से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट का रीजन मुझे पता चल रहा है कि कौन सा रेशियो किस लिए आया। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ कुछ देखने को मिला, हमें मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए उनके बाद जिन साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि इन तीन लॉ से उनका रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसे कहा गया डेविएशंस। और उन डेविएशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है कोडोमिनेंस, एक पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक पढ़ना है मल्टीपल एलील्स। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स ये हम साथ में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप वाले पे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ेंगे 4 o'clock प्लांट एंटीरिनम मेजोस उन सब में, ठीक है। तो अभी के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जहां पर भी देखोगे वन जीन की बात हो रही है, मतलब समझ जाना वहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। वन मतलब क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। तो ये वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं, तो एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम वन जीन वन कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फूल लिया। ये जो मटर का प्लांट होता है ना गार्डन पी, वो होता है उसमें एक ही में दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल है वो, ठीक है। बाइसेक्सुअल है मतलब उसके सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी है और उसके सेम फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है। तो इन्होंने क्या किया, ये है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये टिप वाला, इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबी सी ट्यूब टाइप है ये होता है स्टाइल, और यहाँ पर आता है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ये ओव्यूल्स, ये तो हमें पता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर के बोलते हैं कार्पल, और ये होता है फीमेल पार्ट। जब भी हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी में, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्पल वाला पार्ट क्या हो गया, फीमेल वाला। और ये एंथर, एंथर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, एंथर हो गया, स्टेमन हो गया, ये हो जाता है मेल पार्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एंथर्स को कट किया यहाँ से, इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमैस्कुलेशन। इन्होंने एंथर्स को कट किया यहाँ से, और इन्होंने इसको दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर छिड़क दिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से एंथर्स को कट कर दिया, मतलब सपोज करो एक प्लांट लिया इन्होंने, एक फ्लावर लिया, उसका एंथर कट कर दिया, और उसके एंथर्स को इन्होंने लेकर जाकर के दूसरे किसी फ्लावर पे बिना एंथर के उसके कट कर दिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि एक प्लांट का इन्होंने लिया, जो फ्लावर वन में इन्होंने क्या किया, फ्लावर वन में इन्होंने एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है। इन्होंने फ्लावर वन से एंथर रिमूव किया, फ्लावर टू से इन्होंने एंथर को रिमूव किया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो एंथर इन्होंने यहाँ रिमूव किए थे ये इसके कार्पल में डाल दिया, ये वाले एंथर को फ्लावर वन के फ्लावर टू के कार्पल में डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इन्होंने एंथर्स कट किए, ट्रांसफर किए पोलन को, और उसके बाद पॉलिनेशन कराई, तो ये वाला उनका निकला प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग
जिसे हम बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें बहुत सारे टाइप के प्रोजेनी देखने को मिले। अब देखते हैं कि इन्हें क्या देखने को मिले। तो देखो इन्होंने पेरेंट्स में क्या लिया, एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। मेल मतलब क्या, वो पोलन से आया है, और फीमेल मतलब वो ओवरी से आया है। मेल में इन्होंने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया, और फीमेल में उन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, इन्हें नहीं पता कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, वो सब अभी मत देखो, इस चीज को भी ध्यान मत दो, इन्हें नहीं पता था। इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, और इनको इन्होंने हाइब्रिडाइज कराया। तो देखो इनको जो फर्स्ट प्रोजेनी मिली, या जो फर्स्ट जनरेशन मिला, जिसे हम F1 या फीलियल 1 जनरेशन कहते हैं, उसमें इन्होंने देखा कि इनको सारे के सारे 100% कैसे मिले, टॉल प्लांट्स मिले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, उनकी क्रॉसिंग कराई, और इनको जो फर्स्ट जनरेशन मिला वो मिला 100% टॉल। अब आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी F1 में कोई ट्रेट अपने आप को 100% एक्सप्रेस करता है, वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। फिर से सुनिए, जो भी ट्रेट अपने आप को F1 में 100% एक्सप्रेस करता है, वो उस कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, और जो एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस ट्रेट के लिए, वो कहलाता है डोमिनेंट एलील। अब देखिए, पेरेंट में इन्होंने लिया था टॉल प्लांट। टॉल प्लांट मतलब क्या, हमने बोला पेरेंट्स कैसे थे, होमोजाइगस थे, ट्रू ब्रीडर्स थे। तो अगर होमोजाइगस हम ले रहे हैं तो यहाँ पर टॉल है, हमने देखा कि F1 में आए हैं 100% टॉल, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया डोमिनेंट। तो हमने एक पेरेंट लिया जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, और एक पेरेंट हमने लिया जो होमोजाइगस रिसेसिव है। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पेरेंट लिया होमोजाइगस डोमिनेंट और एक पेरेंट लिया होमोजाइगस रिसेसिव। इनके जब गैमेट्स अलग होंगे, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल गैमेट्स से जो अलग हो सकते हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, दूसरा स्मॉल टी। अब जब हम इनको फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी ही मिलेगा। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर के हमें दे दिया 100% टॉल प्लांट्स। तो यहाँ पर डोमिनेंट रेट क्या हो गया, टॉल। एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म नहीं होता है। इन्होंने क्या किया, ये F1 में जो इनको टॉल प्लांट्स मिले हैं, इन्होंने ऐसे करके दो प्लांट्स लिए। इन्होंने F1 के दो टॉल प्लांट्स लिए और उनको आपस में हाइब्रिडाइज कराया, मतलब उनकी क्रॉसिंग कराई। सेल्फिंग क्यों बोल रहे इसे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने F1 का लिया, यहाँ पर भी F1 का लिया, और जो दोनों सेम दिखते हैं बिल्कुल वही वाले लिए, कि ये वाला भी टॉल और ये वाला भी टॉल। अब इन्होंने इसको जो फ्यूज कराया तो इनको जो सेकेंड जनरेशन मिला, उसमें इन्होंने देखा कि तीन टॉल मिले हैं और एक इनको ड्वार्फ मिला है। इन्होंने क्या देखा, तीन टॉल मिले हैं और एक ड्वार्फ मिला है, ये इनको देखने को मिला। फिर क्या हुआ, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जब हमने F1 के प्लांट्स को उठाए, F1 के हमने दो प्लांट्स उठाए थे जो कि दोनों कैसे ही थे, टॉल थे। लेकिन इधर से जो प्रोजेनी आई F2, इसमें हमने देखा कि हमें एक ड्वार्फ भी तो मिला। ये जो ड्वार्फ मिला ये कैसे मिला, तो डेफिनेटली पेरेंट्स में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जब इनके गैमेट्स अलग होंगे, गैमेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा। सेकंड वाले पेरेंट में भी एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। तो जब इनको हम फ्यूज कराएंगे, इनकी जब सेल्फिंग कराएंगे, तो F2 कैसे निकालेंगे हम, ये जो स्क्वायर बना है ना यहाँ पर, इसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, जो बोल रहे हैं बोल दो। इसको हम बनाते कैसे, जैसे हमने यहाँ पर दो पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट के गैमेट्स हम यहाँ लिखेंगे। सपोज इस वाले पेरेंट को हम ले रहे हैं, इसके गैमेट्स हमने यहाँ लिख दिए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और ये जो दूसरे पेरेंट के गैमेट्स है, इसे हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी, ये यहाँ पर आ गया। तो हमने देखा कि चाहे कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इन दोनों ही केसेस में प्लांट है टॉल, और सिर्फ जब स्मॉल टी है तब प्लांट हो रहा है ड्वार्फ। ठीक है, तो जो चीज हमें देखने को मिलती है कि वो प्लांट लंबा है या वो प्लांट छोटा है, जो चीज हमें दिख रही है, जो हम देख रहे हैं, उसे कहते हैं फिनोटाइप। उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि तीन टॉल प्लांट्स है और एक छोटा प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये फिनोटाइप है हमारे F2 का।
तो हम क्या बोलेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1। और हम जो जीनोटाइप देख रहे हैं कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इसे बोलते हैं जीनोटाइप। जहां पर हम जीन्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हम एलील्स की बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। और जो हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो हमें पता चल गया कि ये फिनोटाइप रेशियो आया है 3:1, 3 टॉल आए हैं और एक ड्वार्फ आया है। जीनोटाइप रेशियो में हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल टी कितना है हमारे पास, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, एक ये है, दूसरा ये है, तो ये दो आ गए। और एक स्मॉल टी है, तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी 7 कैरेक्टर्स, इसे आप ठीक कर लेना, ठीक है। जो भी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए, उसमें इन्होंने देखा कि जब ये कोई एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, उसमें उन्हें फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 3:1, 3 मिल रहे हैं इन्हें डोमिनेंट फॉर्म के, और एक मिल रहा है इन्हें रिसेसिव फॉर्म का। डोमिनेंट है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, जो भी अपने आप को F1 में 100% एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा उसका डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है। जैसे अगर हम सीड शेप की बात करते हैं, इन्होंने 7 जो कैरेक्टर लिए थे उसमें से एक सीड शेप भी था। सीड शेप में दो ट्रेट्स थे, एक था राउंड और एक था रिंकल्ड। जब इन्होंने F1 निकाला, जब इन्होंने पेरेंट्स में एक लिया राउंड और एक लिया रिंकल्ड, जब इन्होंने F1 निकाला, इन्होंने देखा कि इनको सारे मिल रहे हैं राउंड। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि राउंड कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल्ड हो जाएगा उसका रिसेसिव ट्रेट। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं हर एक ट्रेट के लिए, जो भी ट्रेट अपने आप को 100% F1 में एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट। और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा उसका 3:1, 3 आएंगे डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव। और जो दूसरा है जीनोटाइप रेशियो, वो आएगा 1:2:1। 1 क्या है, सबसे पहला वाला होमोजाइगस डोमिनेंट, जो हमें कैपिटल टी मिला था वो। ये 2 क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसमें कैपिटल है और एक स्मॉल है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और लास्ट में जो 1 आ रहा है दैट इज रिसेसिव। रिसेसिव क्यों, स्मॉल टी हमें याद, आपको याद होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका रेशियो आया था 1:2:1। ये है जीनोटिपिक रेशियो। और 3:1 जो मिला है दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप के साइड में आप लिख लीजिए जो हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं दैट इज फिनोटाइप। और जहां पर अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात होती है जीनोटाइप, जहां पर हम जीन्स या एलील्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक बार पनेट स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं। पनेट स्क्वायर दिया गया था, एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने दिया था, ये रेजिनल्ड सी पनेट, उनके नाम पर ही इस स्क्वायर का नाम पड़ा है पनेट स्क्वायर। क्यों यूज करते हैं इसे, क्या काम है इसका, इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि होने की चांसेस क्या है, जीनोटाइप के क्या चांसेस है, पॉसिबल जीनोटाइप और ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, ऑफ जीनोटाइप ऑफ होगा, ठीक है। यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, मतलब कोई भी जेनेटिक क्रॉस हम कर रहे हैं। जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इसमें क्या आएगा ऑफस्प्रिंग, एक हमने लिया सपोज टॉल प्लांट लिया और एक टॉल प्लांट लिया, इसमें क्या आएगा ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप। या फिर हमने एक राउंड प्लांट लिया और उसके साथ हमने एक रिंकल्ड प्लांट लिया, इसमें क्या आएगा जीनोटाइप प्रोजेनी का, वो डिटरमाइन करता है पनेट स्क्वायर। तो जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पनेट स्क्वायर बनाएंगे, उसमें हम 4 डब्बे बनाएंगे। 4 डब्बे क्यों बनाएंगे, 2x2, 2 गैमेट्स आएंगे फीमेल से, 2 गैमेट आएंगे मेल से। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम अभी देखेंगे, मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कि वहां पर 16 बॉक्सेस बनाते हैं, 4 बनाते हैं एक पेरेंट के लिए, 4 बनाते हैं दूसरे पेरेंट के लिए। तो इस तरीके से टोटल 16 बॉक्सेस आते हैं। 4 गैमेट्स आते हैं फीमेल पेरेंट से और 4 गैमेट्स आते हैं मेल पेरेंट से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 4 बॉक्सेस बनेंगे पनेट स्क्वायर में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 16 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में ये क्रॉस दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स लिए इन्होंने एक टॉल पेरेंट लिया, एक ड्वार्फ पेरेंट लिया। इनको नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो वहां से इनको मिल गए ट्रू ब्रीडर्स, और इन्हीं ट्रू ब्रीडर्स को इन्होंने यूज किया एज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो
पेरेंटल में आपको दिख रहा है टॉल, इसका मतलब ये है कैपिटल टी, और ये ड्वार्फ कैसा है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इनकी क्रॉसिंग कराई। जो F1 मिलेगा उसमें क्या मिले आपको, 100% टॉल। F1 में क्या मिले, 100% टॉल मिले। और फिर इन्होंने इसकी करवा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब एक F1 का प्लांट लिया, उसको दूसरे F1 प्लांट के साथ इन्होंने क्रॉस करा दिया जो सेम दिखते थे। यहाँ पर भी इन्होंने टॉल लिया, यहाँ पर भी इन्होंने टॉल लिया, सेम दिखने वाले प्लांट्स को इन्होंने आपस में क्रॉस करा दिया। इसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो यहाँ से जो इनको F2 मिला, फीलियल 2 जनरेशन मिला, वहां पे इनको 3 मिले टॉल। ये देखो, एक टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल, और ये एक छोटा सा मिल गया, क्या, ये मिल गया इनको ड्वार्फ। तो यहां से क्या मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा इसका टॉल इज टू ड्वार्फ के लिए 3:1। टॉल इज टू ड्वार्फ कितना हो जाएगा, 3:1, 3 टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, अब अगला देखो, कंक्लूजन क्या निकलता है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। उन्होंने, मेंडल ने क्या कंक्लूड किया इन एक्सपेरिमेंट्स को करके, कि कुछ तो है जो स्टेबली पास हो रहा है एक अनचेंज्ड मैनर में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वाया गैमेट्स। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जा तो रही है गैमेट्स के थ्रू, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो स्टेबल रह रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देखो, अनचेंज्ड लिखा है, मतलब अनचेंज्ड मतलब क्या, नो चेंजेस। तो कुछ तो है ऐसा, समथिंग इज बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी वाया गैमेट्स। सबसे पहला इनका ये कंक्लूजन था। और इन्होंने क्या कहा, ये समथिंग जो इन्होंने कहा ना कि कुछ तो है जो स्टेबली पास हो रहा है, ये कुछ तो है, उन्होंने नाम दिया फैक्टर। फैक्टर को आज हम कहते हैं जीन्स और एलील्स। उनके टाइम पे तो उनको नहीं पता था कि इसे जीन्स और एलील्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उस समथिंग को, वो जो कुछ तो है ना, वो उन्होंने कहा कि वो फैक्टर है। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। सबसे पहले दिया इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, एक बार देख लेते क्या दिया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या दिया है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। इन्होंने वो समथिंग को नाम दिया फैक्टर्स, और इन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी कैरेक्टर है, जैसे स्टेम की हाइट है, उस स्टेम की हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर। पॉड का शेप, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर। एक और कोई कैरेक्टर ले लो, फ्लावर का कलर, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर। ये फैक्टर पेयर में आते हैं। पेयर मतलब क्या, 2 के जोड़े में आते हैं ये। या तो ये कैपिटल टी में आएंगे, या ये कैपिटल टी स्मॉल टी में आएंगे, या ये स्मॉल टी में आएंगे। ये कभी भी सिंगल सिंगल नहीं आएंगे। तो फैक्टर किस में आ रहे हैं, पेयर्स में आ रहे हैं। पेयर्स में आ रहे हैं मतलब किस में आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं। ठीक है। और थर्ड इनका क्या कंक्लूजन था, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है मतलब क्या, डिसिमिलर। तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर, सॉरी, डोमिनेट्स द अदर। तो जो डोमिनेट कर रहा है वो कहलाता है डोमिनेंट, डोमिनेंट फैक्टर कह लो अभी के लिए। और जो डोमिनेट हो रहा है उसे कह लो रिसेसिव फैक्टर। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या हो गया, जो डोमिनेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट। और स्मॉल टी कैसा हो जाएगा, जो डोमिनेट हो रहा है, यानी कि जो दब रहा है, दैट इज रिसेसिव। तो डोमिनेट वो होता है जो अपना दबदबा बनाए रखता है, और रिसेसिव वो है जो दबते रहता है। ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस के कंक्लूजन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने निकाले। और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखो, डोमिनेंस है मतलब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की बात कर रहे हैं। अब हमें ये बेसिक बात पता ही है कि ये जो फैक्टर्स है या जीन्स है या एलील्स है, ये पेयर में आते हैं, और जो भी जीन्स है वही तो कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आज के टाइम पे ऑब्वियस है, उनके टाइम पे ये ऑब्वियस नहीं था। अगर ये एनसीईआरटी की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो एक बार ये देख लो, ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज सीन इन F1। मतलब F1 में तो हमें कोई एक ही पेरेंट का ट्रेट देखने को मिल रहा है ना, हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों तो नहीं मिल रहे। हमें कैसे मिल रहे थे, 100% टॉल मिल रहे। उन्होंने दूसरा कोई कैरेक्टर स्टडी किया, जैसे मान लो पॉड का शेप उन्होंने स्टडी किया, तो उन्हें F1 में मिला कि 100% राउंड आ रहे हैं, रिंकल तो एक भी नहीं आ रहे। वैसे ही F1 में एक भी ड्वार्फ तो नहीं आ रहा। तो F1 में सिर्फ एक पेरेंटल ट्रेट ही एक्सप्रेस हो रहा है,
लेकिन F2 में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर दोनों ट्रेड्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। 3:1 का रेशियो मिल रहा था F2 में, तो 3 हमें डोमिनेंट वाले मिल रहे हैं और एक रिसेसिव वाला मिल रहा है। तो वो जो रेशियो मिला ना 3:1 F2 में, वो भी इस लॉ से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है? The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1. मतलब F1 में सिर्फ कोई एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, एक ही पेरेंट का आ रहा है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2. F2 में हमें दोनों मिल रहे हैं 3:1 रेशियो में. It also explains the proportion of 3:1 obtained in the F2. तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. एक बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देख लेते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने दो लॉज दिए थे, एक था डोमिनेंस और दूसरा था सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अलग अलग होना. सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना, सेग्रीगेट होना, अलग हो जाना. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? मिक्सिंग. तो एलील्स कोई भी मिक्सिंग शो नहीं कर रहे हैं, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2. अब मान लो कि अगर इस क्रॉस में, जहां पर हमने कैपिटल टी लिया, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, हमने कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया. यहाँ से हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि थे टॉल, 100% टॉल थे. फिर हमने इसकी सेल्फिंग कराई कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से हमें 3 टॉल देखने को मिले और एक हमें ड्वार्फ देखने को मिलता. अब मान लो कि ये वाला जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये अगर यहाँ पर मिक्स हो जाते, मतलब अगर ये एक हो जाते, तो हम इसे नेक्स्ट जनरेशन पे जब हम इसकी क्रॉसिंग करा रहे, हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते थे. जैसे यहाँ पे हमने जो गैमेट्स बनाए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने गैमेट्स बनाए है ना, उस गैमेट्स में हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग अलग किया, तभी जाकर तो हमें ये देखने को मिला ड्वार्फ. अगर ये दोनों आपस में चिपक के पड़े होते, अगर इनकी मिक्सिंग हो गई होती, अगर इनकी ब्लेंडिंग हो गई होती, तो ये गैमेट्स में सेपरेट नहीं होते. फिर हमें साथ में लिखना पड़ता है इसे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग, ये हम अलग अलग नहीं लिख सकते थे. ये हम अलग किस लिए लिख पा रहे? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है. ब्लेंडिंग मतलब क्या? कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है. ठीक है? तो अगर इनकी मिक्सिंग हो जाती तो हमें ये ड्वार्फ देखने को नहीं मिलता, बट क्योंकि हमें F2 में ये रिसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों एलील्स की मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी कि इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है. ठीक है? कहाँ गए? बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, है ना? दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज. हमें ड्वार्फ F1 में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन F2 में हमें दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिले. बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर 2 एलील्स है ना, लेकिन गैमेट्स में या तो टी जाएगा कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी जाएगा. ये वही कह रहे हैं कि दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other. यानी कि ये गैमेट बनते टाइम ये जो 2 alleles है ये अलग अलग हो जाते हैं, such that a gamete receives only one of the 2 factors. जैसे अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है किसी पेरेंट का जीनोटाइप, जब इसके गैमेट्स बनेंगे या तो इसमें कैपिटल बी जाएगा या तो इसमें स्मॉल बी जाएगा. कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों साथ में गैमेट में नहीं जा सकते. मियोसिस में होता ही ये है, गैमेट जब बन रहा होता है तब क्या होता है? मियोसिस. मियोसिस की वजह से बनते हैं गैमेट्स, और ये मियोसिस इंश्योर करवाता है कि एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलील जाए, या तो कैपिटल बी जाए या तो स्मॉल बी जाए. दोनों अगर एक साथ गया है मतलब कुछ गड़बड़ है, दैट इज नॉट नॉर्मल. ठीक है? तो the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the 2 factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar. यानी जैसे homozygous parent की बात हो रही है, अगर कैपिटल टी है तो इसके जो दोनों गैमेट्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, सेम बनेंगे. लेकिन अगर हम किसी हेट्रोजाइगस पेरेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ से हमें 2 अलग अलग गैमेट्स देखने को मिलेंगे. One produces 2 kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. ऐसा नहीं है कि इसमें से एक में चले जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक में कुछ भी नहीं गया, ऐसा नहीं है. एक में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे में जाएगा स्मॉल टी.
और इसी लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लॉ में कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। दो एलील्स हैं, वो हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही क्रोमोसोम पर यहाँ कैपिटल टी मिल रहा है और यहाँ पर स्मॉल टी मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस लॉ पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती है। ये दो क्रोमोसोम हो गए, ये दोनों कैसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तभी इनके सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए हमें अलग अलग एलील्स देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग अलग सेपरेट भी होते हैं। इनकी कोई भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसीलिए इस पे हमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। और इससे हमें क्या समझ में आता है, इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। देखो, F1 में हमें मिला था 3:1 मिले, नहीं 100% टॉल मिले थे, सॉरी। F1 में हमें मिले थे 100% टॉल, या कह लो 100% डोमिनेंट। जब हम F2 को देखते हैं, हमें क्या मिलता है, एक कैपिटल टी, दो मिलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिलता है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें काउंट करो कैपिटल टी कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें स्मॉल टी काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4:4 का रेशियो आ गया कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी का F2 में, ये प्रूव करता है कि यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स हो जाते हैं ना आपस में, तो ये टी कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी का 4:4 रेशियो देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर खत्म। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने दिए जो दो लॉज, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको ये समझ में नहीं आया, तो जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।